क्लास। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले हमें जो साइंटिस्ट नजर आता है जॉन डाल्टन, जिन्होंने सबसे पहली एटम के हवाले से थ्योरी प्रपोज की थी। कहते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। सबसे पहले यहाँ पे हम बात को समझ लें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बने हुए किस चीज के, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के। और वो छोटे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डाल्टन साहब ये कह रहे हैं कि इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब ये होता है कि आप उस पार्टिकल को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि मैटर का वो पार्टिकल जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते, जिसे आप मजीद तोड़ नहीं सकते, इंडेस्ट्रक्टिबल जिसे मजीद आप तोड़ नहीं सकते, वो पार्टिकल्स एटम कहलाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ऑल एटम्स इन अ सिंगल एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हर हवाले से जो एटम होगा उसका साइज, उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। मतलब ये कि कोई एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा, उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं वो हर हिसाब से सेम होंगे, उनका साइज सेम होगा, उनके मासेस सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। When atoms of more than one element combined in a simple whole number ratio, compounds are formed. आसान से अल्फाज में कह रहे हैं कि when two or more than two elements combine by means of simple whole number ratio, तो कंपाउंड बनेगा। इस तरह से एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में हम ना तो एटम को बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, whenever two or more than two atoms unite or join together, they form an element. ये बात हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि when two or more than two elements combine together, they form a compound or mixture. जब दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो कंपाउंड बनेगा। इस तरह से मिक्सचर भी बन सकता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर? तो कंपाउंड उस वक्त बनता है जब केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड बनते हैं। But if they are uniting or conjugating with each other physically, तो ये मिक्सचर बनेगा। Let's suppose मैंने आपसे कहा कि आपने एक बीकर में 100 ml वाटर लिया। 100 ml वाटर लेने के बाद आप उसमें 10 ग्राम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दें। अब ये सॉल्ट डिसॉल्व होगा, तो ये डिसॉल्व केमिकली होगा, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उसी 100 ml वाटर में आप चॉक के पार्टिकल्स, आप कोई ऑयल, आप पेट्रोल डिसॉल्व करके दिखा दें, तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसे हम कहेंगे कि ये मिक्सचर है। तो कंपाउंड्स आर ऑलवेज केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स, बट द मिक्सचर आर फिजिकली कंबाइंड या फिजिकली मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स और द एलिमेंट्स। तो ये चारों पॉइंट्स क्या हैं कि एटम स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसे आप मजीद तोड़ नहीं सकते, जिसे तबाह नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट में, एक एलिमेंट में पाए जाने वाले एटम के साइजेस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके एटॉमिक मासेस सब के सब सेम हो। फिर कहा यह जा रहा है कि एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन, कि जब कभी भी एलिमेंट, एक एलिमेंट की हम बात करें, उस पर पाए जाने वाले 2 हो या 2000 एटम्स हो, वो तमाम एलिमेंट्स मिलने के बाद कंपाउंड बनाएगा। फाइनली कहते हैं कि ना तो तुम एटम को बना सकते हो और ना उसे खत्म कर सकते हो, लेकिन उसकी एक फॉर्म से उसे दूसरी फॉर्म में लेकर आ सकते हो। लेट्स सपोज हाइड्रोजन का एक एटम है, मैं कहता हूँ ये खत्म कर दो, आप खत्म नहीं कर सकते। आप हाइड्रोजन के एटम का रिएक्शन ऑक्सीजन के एटम से करवाने के बाद उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो, आप उसके वाटर बना सकते हो, आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नीदर क्रिएटेड द एटम एंड कैन नेवर डिस्ट्रॉय द एटम। So this theory is known as Dalton's atomic theory. Modern atomic theory, जिसने Dalton's atomic theory को फेल कर दिया और 2 बुनियादी पोस्टुलेट्स पेश किए, जिसने तमाम कंफ्यूजन को ही खत्म कर दिया, and also failed the Dalton's atomic theory.
कहते हैं कि एटम इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इवन कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। डॉल्टन साहब ने कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स, के एटम को तुम डिवाइड नहीं कर सकते, ना तुम उसे तबाह कर सकते हो, जबकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कह रही है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, विशाल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर ये बात दुरुस्त होती डाल्टन की तो हम एटम को मजीद क्लासिफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर मजीद डिवाइड हो सकता है, और ऐसा डिवाइड हो सकता है कि उसमें मजीद 3 सब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नजर आ जाए, निकल कर आता है, तो ये बात कैसे की जा सकती है कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बात हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि एटम में मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब हम एटम को मजीद डिवाइड कर सकते हैं। एटम कैन नेवर हैव द सेम साइज। हम बात कर चुके हैं कि एटम का कभी भी साइज जो है वो सेम नहीं होता। इसी तरह से एटम कैन नेवर सेम मास, एटम का सेम मास भी नहीं होता। इसी तरह से एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होती। क्यों? दिस पॉइंट वाज फेल्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद ये पॉइंट खत्म हो गया, फेल हो गया। किस तरह से फेल हो गया? मतलब जब हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एटम का हैविंग सेम चार्ज बट डिफरेंट केमिकल मासेस। दो एटम, दोनों का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट है। Let's suppose the atom of carbon. So the carbon has the atomic number 6 and its atomic mass is also 6. तो atomic number इसका 6 है, atomic mass इसका 12। एक और एटम है कार्बन का जिसका एटॉमिक नंबर 6 लेकिन मास नंबर इसका 13 है। इसी तरह से हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स आप इसमें चैप्टर्स में स्टडी किए होंगे। लाइक देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। प्रोटियम having charge number 1, mass number 1. Deuterium having charge number 1, mass number 2. Tritium having charge number 1, mass number 3. So all of these are what? Are the single atom, but they never have the same size. Size ही same नहीं है, size different हो जाएगा। जब मास उसका बढ़ गया, उसका केमिकली आप एटॉमिक मास बढ़ा रहे हो, उसमें प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, सॉरी न्यूट्रॉन की तादाद में इजाफा हो रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटियम में नहीं है, ड्यूटियम में 1 है, ट्राइटियम में 2 है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। और ना सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसकी मास में भी तो फर्क आ रहा है कि प्रोटियम का मास 1 है, ड्यूटियम का मास 2 है, ट्राइटियम का मास 3 है। और फिर तीनों ही केमिकली डिफरेंट है। प्रोटियम आप इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनरी वाटर, हम पानी पीते हैं, प्रोटियम होता है उसमें। ड्यूट्रियम हैवी वाटर में इस्तेमाल होता है। ट्राइटियम क्रैकर्स, पटाखे, बम में इस्तेमाल। सो इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी by giving the 2 fundamental points. The atom can be divided. Secondly, atom can never have the same size. Similar atom can never have the same size, masses and chemical properties. हम बात करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। वो एक्सपेरिमेंट जिसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड फर्स्ट ईयर। 9th क्लास के लिए फर्स्ट ईयर में भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब वाज इन्वेंटेड बाय। अब मैं अगर आपसे सवाल करता हूं कि डिस्चार्ज ट्यूब किसने इन्वेंट किया, आप बोलेंगे कि भाई इसको तो शायद डिस्कवर किया होगा रदरफोर्ड ने, शायद डिस्कवर किया हो डाल्टन ने। बट एक्चुअली द ट्यूब वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट गीजलर, GEISSLER. Giesler was a scientist who introduced the discharge tube.
इन्वेंट की थी। द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द डिस्चार्ज ट्यूब इज नेम्ड एज गीसलर। कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन बनी हुई कैसी है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, यानी कि जो हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर नजर आएगा उसमें सबसे पहली बात है ग्लास ट्यूब मौजूद होगी, फिटेड विद टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड को समझने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस की। हमने बात की थी रिएक्शंस की, जब हम देख रहे थे एडिशन रिएक्शन, दो एलिमेंट्स कंबाइन होते थे एक प्रोडक्ट बना लेते थे, एडिशन रिएक्शन था। इसी तरह से एक कंपाउंड दो एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता था, दो सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, रिएक्शन कहलाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम बात करते हैं कि अगर एलिमेंट रिएक्टेंट में एक एलिमेंट एक एटम अपने पोजीशन को चेंज करता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दो एटम चेंज करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो कहलाता है कंबस्शन रिएक्शन। इसी तरह से द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर्स द इलेक्ट्रिसिटी टू अकम्प्लिश, वो रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े, वो रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? वो केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की एब्सेंस में नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिक करंट देना जरूरी है, ऐसे रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस कहते हैं। प्रोसेस कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये करंट हम देंगे किस तरह से? ये करंट, अगर आपने बैटरी देखी है, अगर आपने ड्राई सेल्स देखे हैं, आपने देखा होगा कि उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से इलेक्ट्रोड्स के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल कॉल्ड एज एनोड, और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है जिसे हम कहते हैं कैथोड। बोथ आर व्हाट? इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ये मैं आपको डायग्राम में भी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्क्राइब करता हूँ। पहली बात, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है? ग्लास ट्यूब है। दूसरा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रोड्स के बाद हम इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी से। याद रखिएगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए हमें, जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें स्पेशली, तो हम हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी अच्छी पिक्चर हमें इलेक्ट्रॉन्स की नजर आती है। और इवैक्यूएटेड पंप जो ग्लास ट्यूब में मौजूद गैसेस को इवैक्यूट करेगा, यानी कि वैक्यूम पंप मौजूद। इसके अलावा आप इसके लिए स्टैंड भी लगा सकते हैं जिस पर आप डिस्चार्ज ट्यूब पर रखेंगे। इसके बाद आप लाइट भी लगा के देखते हैं व्हाटसएवर, बट द डिस्चार्ज ट्यूब इज मेनली कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। टू मेटल इलेक्ट्रोड का मतलब है एक इलेक्ट्रोड कैथोड है, एक एनोड है। बैटरी से तुमने कनेक्ट कर दिया और वैक्यूम पंप लगा दिया। काम कैसे करें हम इसमें? कह रहे व्हेन द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड, मैंने क्या कहा कि आप इवैक्यूएट करेंगे, खाली करेंगे उस पंप के जरिए, वैक्यूम पंप के जरिए ग्लास ट्यूब को खाली करते हैं। खाली करने के बाद करंट ऑफ हाई पोटेंशियल इज पास्ड, आप पोटेंशियल डिफरेंस पास करेंगे, वोल्टेज पास करेंगे, यानी कि बैटरी को ऑन करेंगे। व्हेन यू टर्न ऑन द बैटरी, द इलेक्ट्रोड्स स्ट्रीक्स ऑफ द ब्लैक लाइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मैंने अभी बात बताई थी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो हमें लाइट मूव करती हुई नजर आएगी। कहाँ से? नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से वो लाइट, वो रोशनी, वो स्पार्कलेट्स, वो पार्टिकल्स, वो स्ट्रक्चर हमें मूव करता हुआ नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा? मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसका नाम दिया हमने एनोड। यानी कि जब हम ट्यूब को एवैक्यूएट कर लेंगे, एवैक्यूएट करने के बाद हम हाई वोल्टेज पास करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो हमें कैथोड से एनोड की तरफ कुछ लाइट मूव करती हुई नजर आएगी। The ray appears travel in a straight line, और ये रेज रैंडम डायरेक्शन में नहीं है, ये रेज zigzag पाथवे में भी नहीं है, बल्कि these are moving in a straight line towards the positive plate. कंक्लूड क्या करें हम? देखो, अगर हम मैग्नेट्स की बात करें, दो मैग्नेट्स की,
मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। आसान कर देते हैं, मैग्नेट के दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम दूसरे मैग्नेट की बात करते हैं तो दूसरे मैग्नेट के पास भी सिमिलर चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब भी हम स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लेकिन हम चाह रहे हैं मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें, तो इसके लिए लाजमी बात है कि एक मैग्नेट का चार्ज पॉजिटिव और दूसरे मैग्नेट का चार्ज नेगेटिव हो। जब ये दोनों चार्जेस डिफरेंट होंगे तो ही मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट इफ बोथ द चार्जेस आर सिमिलर, दोनों अपोज करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, but the positive negative and the vice versa always attract each other। तो अब यहां पे बात समझें। हमने बात की है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन का वर्ड भी हटाते हैं, कैथोड से लाइट जो है, पार्टिकल जो है वो पास हो रहे हैं एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं एनोड पे? हमने बात की थी एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो आने वाले पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने कहा द नेम इलेक्ट्रॉन वाज गिवन टू दीज रेज। हमने इन रेज को नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्यों? बिकॉज ऑफ कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव ही तो आएगा। पॉजिटिव पर पॉजिटिव किस तरह से अट्रैक्ट करेगा? इसी तरह से अगर 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 ये मूवमेंट एनोड से कैथोड की तरफ हो जाए तो क्या होगा? गुड। तो अब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन। सिमिलरली हम प्रोटॉन को भी डिस्कवर कर सकते हैं बाय द यूजेज ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, बीच में आपको ट्यूब नजर आ रही है। ये ट्यूब कौन सी है? ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के बाद दो हमने इलेक्ट्रोड लगाए थे, कैथोड नेगेटिव नजर आ रहा है तुम्हें, एनोड पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमने कहा वैक्यूम पंप भी लगाया है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एवैक्यूएट द ट्यूब। ट्यूब से एवैक्यूएट करेगा। दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया बैटरी से। और साथ में इस ट्यूब को हमने स्टैंड पर रख दिया। मैंने बात की थी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 to 20 किलोवाट इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 0.0001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। किस तरह से इस प्रेशर को कम किया जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। लाइट नजर आना शुरू हो गई भाई। द लाइट इज मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड टर्मिनल। जैसी बैटरी ऑन की, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, हमने यहाँ से प्रेशर को कम किया, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाते हुए कुछ रेडिएशंस हमें नजर आ रही हैं। And these charges, these particles are electrons। इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं? नेगेटिव चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चार्ज कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा था। अगर ये चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता तो हमसे कहते कि ये प्रोटॉन है और इस पे चार्ज पॉजिटिव है। यहां तक की बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टीज क्या हैं इन कैथोड रेज की? सो बाय परफॉर्मिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स केम टू सी, हमें ये प्रॉपर्टीज देखने को मिली है। क्या? पहली बात इंपॉर्टेंट, कैथोड से एनोड मूव कर रहे थे, या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। These radiations or the rays can cause a light pedal wheel to rotate। इसके दरमियान में आने वाले लाइट पेडल रख दिया जाए, रेस के दरमियान में अगर ट्यूब में लाइट पेडल रख देते तो क्या करता है? वो व्हील रोटेट करने लगता है। They produce fluorescence। लाइट नजर आई थी ना, ब्लूइश लाइट नजर आई थी। उनका चार्ज पर मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। हमने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन
ये उस वक्त की बात है जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। हमने कहा कि चार्ज पर मास रेशियो सेम एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो डेफिनेटली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। और फिर दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। जिसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इस एनर्जी की वजह से ही तो ये पार्टिकल्स में मूवमेंट हुई। अगर ये एनर्जी नहीं होती तो पार्टिकल्स क्यों मूव करके जाएंगे भाई कैथोड से एनोड की तरफ। हमने तो प्रेशर भी कम कर दिया, वोल्टेज भी बढ़ा दिया, बिकॉज दे पजेस द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी तभी तो मूव करके गए। Now talking about the proton, discovery of proton was made possible by the similar instrument। मैंने अभी बात की, इंस्ट्रूमेंट सेम था। क्या नाम था उसका, डिस्चार्ज ट्यूब। कह रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब was invented by कौन सा साइंसदान, गीजर। गोल्डस्टीन used to confirm the identity of proton। यानी कि प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करने वाला कौन है, गोल्डस्टीन। But the properties was studied by J.J. Thomson। अब अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए डिस्चार्ज ट्यूब किसने इन्वेंट की, आप कहोगे गीजर ने। आपसे पूछा जाए कि इसकी कंफर्मेशन किसने की, प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज किसने डिस्कवर की भाई, तो J.J. थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज हैं क्या पॉजिटिव रेज की, याद रखो जो प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की थी उसके अपोजिट कर लो। पॉजिटिव रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मैंने बात की थी कि एनोड से कैथोड की तरफ जाते हुए पॉजिटिव रेडिएशंस होंगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जब कैथोड की बात करते थे तो वो कैथोड से एनोड की तरफ आती हैं रेडिएशंस, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव ऑलवेज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं तो हमने सेकंड पॉइंट क्लियर किया, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इसके चार्ज पॉजिटिव थे तभी तो जा रही हैं भाई। और चार्ज पर मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का सेम था, लेकिन चार्ज पर मास रेशियो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का चार्ज पर मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम है। प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। The mass of proton is कितना ज्यादा है भाई, 183 times heavier than the electron। यानी कि इसका मास 1836 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। इसे इस तरह से समझो कि एक बैलेंस में, फिजिकल बैलेंस में एक रख दो प्रोटॉन और इसे बैलेंस करने के लिए रख दो एक इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेंगे, 1836 इलेक्ट्रॉन रखोगे एक साइड पे, दूसरी साइड पर एक प्रोटॉन रखोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। और अगर तुम्हें याद हो वो लेक्चर जब मैंने कहा था एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है, तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये होती है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसीलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया था कि इलेक्ट्रॉन का तो मास इतना कम है कि आप सी साइड जाते हैं और वहां से एक गिलास पानी निकालने के बाद कहते हैं कि सर सी साइड पानी कम हो गया, तो वो बिल्कुल कम हुआ, लेकिन उसके वॉल्यूम में इतना चेंज आया है जो कि नेग्लिजिबल है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई बाय इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। और फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 टाइम्स एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। So what is the atomic mass of proton? 9.109 exponent minus 31 kilogram. The charge on proton is 1.602 raised to the power minus 19 coulombs.